नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर कविता सिंह प्रभा और आप देख रहे हैं कार्यक्रम एक कहानी दो कविताएं। कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह के प्रोफाइल पेज पर आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर कविता सिंह प्रभा कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह की संस्थापिका हूँ और साथ ही कविता प्रभा मासिक ई पत्रिका की संपादक और हमारे साथ सह संपादक हैं और उपाध्यक्ष हैं हमारे समूह के राजीव गौतम जी। आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ और यह कार्यक्रम मुझे बहुत पसंद है और मुझे पता है यह कार्यक्रम आप सभी को बहुत पसंद है, जिसका नाम है एक कहानी दो कविताएं। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब जुड़ेंगे जल्दी ही और जुड़े रहेंगे कार्यक्रम के अंत तक। हर बार लेकर आती हूँ मैं कहानियाँ, एक कहानी दो कविताएं अपने प्रबुद्ध साहित्यकारों की। और आज का दिन विशेष है क्योंकि आज के दिन जो मैं जिस साहित्यकार की एक कहानी दो कविताएं लेकर आई हूँ वो कोई और नहीं, हम मेरी गुरु हैं। जी हाँ, गुरु हैं और गुरु की कहानी और कविताएं पढ़ते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, साथ ही बहुत गर्व भी हो रहा है कि मैं उनकी शिष्य हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ परम आदरणीय गुरु श्रीमती पुष्पा शर्मा कुसुम जी की, जो बहुत ही श्रेष्ठ शिक्षाविद हैं, साहित्यकार हैं और साथ ही छंद विशेषज्ञ हैं। मैंने इतना कुशल और समर्पित शिक्षक नहीं देखा, क्योंकि हर कोई समय की मर्यादा में बंधा होता है कि इस समय मुझे जवाब देना है, अभी मेरे आराम का समय है, या बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन उनको जब भी मैं अपनी ही बात नहीं करूंगी, जो भी उनसे जुड़ा है, जो भी उनसे सीखते हैं छंद, जब भी उनको मैसेज करते हैं वह तुरंत उसका उत्तर देती हैं। साथ ही जब तक आपको वह बात, वह छंद, वह जो भी आपको कंफ्यूजन है, जब तक वो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो जाता, वह जो है अपना प्रयास करती रहती हैं। तो ऐसी महान गुरु को मैं प्रणाम करती हूँ और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैं उनकी शिष्या बनी। ये माँ शारदे का आशीर्वाद है। और मैं देख रही हूँ हमारे साथ डॉक्टर रघुवीर सिंह चारण जी जुड़ गए हैं। आपका हृदय से स्वागत करती हूँ आदरणीय। जुड़े रहिएगा और कहीं मत जाइएगा, कार्यक्रम अभी शुरू हुआ है। और मैं देख रही हूँ अभी तक मुझे गुरु दी नहीं दिखाई दे रही हैं अपनी, जिनका नाम है परम आदरणीय श्रीमती पुष्पा शर्मा जी। प्रभात रंजन जी जुड़ गए हैं। नमस्कार सर। अगली बार मैं डॉक्टर पूनम सिन्हा मैम की कहानियां पढ़ने वाली हूँ, तो आपका हृदय से स्वागत करती हूँ। तो मैंने बताया आज मैं कहानी और कविताएं लेकर आई हूँ अपनी गुरु श्रीमती पुष्पा शर्मा कुसुम जी की। उनका उपनाम कुसुम है, साहित्यिक नाम, और उनका जन्म स्थान है कुचामन सिटी, जिला नागौर, राजस्थान। शिक्षा एमए हिंदी और बीएड किया है उन्होंने। रिटायर्ड व्याख्याता हैं, हिंदी स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान में वे काम कर चुकी हैं और वे निवासी हैं अजमेर राजस्थान की। व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से वे अनेक साहित्यिक समूहों के माध्यम से वे सबको साहित्य सृजन और छंद की शिक्षा देती हैं। तो ऐसी गुरु जिसको मिल जाए वह शिष्य तो धन्य हो जाता है।
मैं देख रही हूँ हमारे साथ आगरा से परम आदरणीय राजेंद्र मिलन सर जुड़ गए हैं। क्या बात है सर, मैं धन्य हो गई, आप मुझे देख रहे हैं। उमंग जॉली सरीन जी प्रिय मित्र जुड़ गई हैं, उनका भी हृदय से स्वागत करती हूँ। तो आज हमारी गुरु, सबकी गुरु श्रीमती पुष्पा शर्मा कुसुम दी की एक कहानी, दो कविताएं मैं आज आपके समक्ष रखूंगी और मैं उनका छोटा सा परिचय दे रही हूँ, जो बहुत छोटा है। उनका ओहदा बहुत बड़ा है और उनका जो कृतित्व है, व्यक्तित्व है, वो बहुत विस्तृत है, बहुत विशाल है। तो शब्दों में बांधना, अच्छा सर, बहुत अच्छी बात सर। तो विधा उनकी, मैंने बताया ना, छंद विशेषज्ञ हैं, तो लगभग सभी छंदों में वे लिखती हैं। दोहा, चौपाई, रोला, सोटा, जो भी आप छंद का नाम कहें वे उसमें लिखती हैं। छंद मुक्त भी लिखती हैं, नवगीत भी लिखती हैं, गीतिका लिखती हैं, संस्मरण, आलेख, समलोचना। कहानियां कम लिखती हैं। तो जब ये कार्यक्रम उन्होंने देखा तो उनका बड़ा मन किया, उन्होंने कहा कि अरे मैं तो कहानी कम लिखती हूँ, मैं क्या भेजूं। फिर उन्होंने कहा हाँ, बहुत पहले मैंने लिखी थी, तो उन्होंने ढूंढकर वह भेजी है छोटी सी कहानी। चलिए आगे मैं उनका परिचय देती हूँ कि उनकी जो प्रकाशित पुस्तकें हैं 7 हैं, लेकिन वो जो 7 पुस्तकें हैं ना, वो विलक्षण हैं, अद्भुत हैं। वो ऐसे नहीं है कि कुछ मन में आया लिख दिया, पूरा शोध है, रिसर्च है, उस पे चिंतन है। श्याम दोहावली, दोहा संग्रह है। सवालों का समंदर, काव्य संग्रह। श्रीमद् भागवत सार, सहस्त्र दोहावली, सोचिए 1000 दो हैं उसमें। आशाओं के पंख, गीत संग्रह है। छूना आसमान को, छंद संग्रह है। अष्टावक्र गीता सार, भावानुवाद। और कृष्ण परात्पर ब्रह्म है, यह भी बहुत ही सुंदर पुस्तक है। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के सहयोग से प्रकाशित है और हुई है। भक्तिमयी मीरा प्रकाशन में है और जल्दी ही आने वाली है। संपादित 2 साझा संग्रहों का उन्होंने संपादन किया है और भी बहुत विशेष हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड गोल्डन बुक में उन्होंने 3 पुस्तकों में, चौपाई, रोला, दोहा, छंद वगैरह में, सृजन में उन्होंने सहभागिता दी है। तो बहुत सारे रिकॉर्ड वाले साझा संकलनों में उन्होंने सहभागिता दी है। साथ में उन्हें अनेक मंचों से अनेक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। और मैं देख रही हूँ आज बहुत दिनों बाद विनीता शर्मा दी की उपस्थिति हुई है, उनका हृदय से स्वागत करती हूँ। आप आई, मुझे आशीर्वाद मिल रहा है आपका। तो चलिए, मुझे अभी भी उमंग जी, अगर हो सके तो इसको आप ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। इसमें एरो होगा, वहां से शेयर हो जाएगा। तो आप कविता जो व्हाट्सएप ग्रुप है सब में कर दीजिए, ताकि, और दीदी को भी कर दीजिए ताकि वो जुड़ जाएं, क्योंकि मुझे वो दिखाई नहीं दे रही है, भूल ना गई हूँ। रेणुका आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, हृदय से स्वागत करती हूँ। और उनकी पहली रचना दोहा गीतिका है, वह आपके सम्मुख रखती हूँ, तहत में पढ़ूंगी, देखिएगा। चक्रवात से, व्यूह से आज घिरा आवास। चक्रवात से, व्यूह से आज घिरा आवास। उठो जवानों, आज फिर लिख दो नव इतिहास। उठो जवानों, आज फिर लिख दो नव इतिहास। स्वार्थ सना व्यवहार है, रचते मिल षड्यंत्र। स्वार्थ सना व्यवहार है, रचते मिल षड्यंत्र। मातृभूमि को है बंधी तुमसे ही नव आस। चक्रवात से, व्यूह से आज घिरा आवास। पहचानो अरिचाल को, प्रतिदिन बदले सोच। पहचानो अरिचाल को, प्रतिदिन बदले बोल। रखे सुरक्षित सरहदें, सजग रहे हर श्वास। उठो जवानों, आज फिर लिख दो नव इतिहास। करे परिश्रम रात दिन, बढ़ता नित्य विकास। करे परिश्रम रात दिन, बढ़ता नित्य विकास। टूट न पाए एकता, अपनों का विश्वास।
उठो जवानों आज फिर लिख दो नव इतिहास। शिक्षा ज्ञान प्रकाश से जीवन में उल्लास। शिक्षा ज्ञान प्रकाश से जीवन में उल्लास। गूंजे फिर खलिहान में गीतों सह मधुहास। गूंजे फिर खलिहान में गीतों सह मधुहास। उठो जवानों आज फिर लिख दो नव इतिहास। तो ये बहुत ही सुंदर दोहा गीतिका, जिसमें उन्होंने अपने सैनिकों को उनका मनोबल बढ़ाते हुए यह गीतिका लिखी है, क्योंकि सैनिक ही हैं जिन पर हम विश्वास करते हैं और चैन की सांस लेकर सोते हैं, अपने अपने घरों में सुरक्षित रहते हैं। जी धन्यवाद उमंग जी। और डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी की सर की उपस्थिति हुई, प्रणाम करती हूँ। कविता कुमारी शर्मा जी जुड़ गई हैं, उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ। जी बिल्कुल, इतने सुंदर और सरल शब्दों में उन्होंने बता दिया कि सैनिकों की वजह से ही हमारे घरों में हमारे आवास जो है सुरक्षित होते हैं, जीवन में उल्लास होता है, मधुहास होता है। सुषमा श्रीवास्तव जी जुड़ गई हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और चलिए आपको ले चलती हूँ बहुत जल्दी से एक कहानी की ओर, जो उनकी बड़ी प्यारी सी मासूम सी छोटी सी कहानी है। आज मालती तिवारी मिली थी, ये कहानी का शीर्षक है। आज मालती तिवारी मिली थी। सुभाष उद्यान शिव मंदिर के पास उनको किसी औरत से बातें करते देख रहा नहीं गया और मैं उनकी तरफ बढ़ी। हाँ, वही थी। उम्र से अधिक चिंता की लकीरों का प्रभाव उनके चेहरे पर अधिक दिखाई दे रहा था। मेरे नमस्ते करने पर उन्होंने हल्की मुस्कुराहट के साथ प्रत्युत्तर दिया। उनके साथ वाली स्त्री जा चुकी थी। उनके मुरझाए चेहरे और थके शरीर के पीछे कोई अनचाही घटनाओं का हाथ जरूर था। बहुत प्रश्न उठ रहे थे मन में। भगवान भोले को प्रणाम कर हम दोनों थोड़ी दूर आगे बढ़े और पत्थर से बनी एक बेंच पर बैठ गए। कैसी हैं आप? बहुत कमजोर हो गई हैं। तन्वी कहाँ है? क्या कर रही है? आपके अजमेर से जाने के बाद आपकी कोई खबर नहीं मिली। तन्वी मालती जी की बेटी थी और एक प्राइवेट स्कूल में मेरे साथ नौकरी करती थी। मालती तिवारी जी का मकान ज्ञान विहार कॉलोनी में हमारे घर से थोड़ी ही सी दूर पर था। पति के स्थान पर मिली बोर्ड ऑफिस की नौकरी करते हुए तन्वी को उन्होंने इंजीनियरिंग की शिक्षा दिलवाई। वे बहुत खुश रहती थीं। तन्वी को लेकर उनके बड़े ऊंचे सपने थे। कुछ दिनों बाद तन्वी को एक मल्टीनेशनल कंपनी में पुणे में नौकरी मिल गई और उसने स्कूल की नौकरी छोड़ दी। मालती जी ने अब कहना शुरू किया, प्राची, कितने खुश थे हम लोग यहाँ। पर जब तन्वी ने नौकरी की तो 4-5 महीने तो अच्छे निकले। लगा अब संघर्ष से आराम मिला, पर विधि का विधान तो अलग ही था। तन्वी को अपने साथ काम करने वाले एक मराठी लड़के तुषार से प्रेम हो गया। समय की नजाकत को समझते हुए मैंने भी परिवार के साथ बहुत नजदीकी रिश्तेदारों को बुलाकर बहुत ही सादा समारोह में उसकी शादी कर दी। रिटायरमेंट के बाद मैं भी उनके साथ रहने लगी, क्योंकि तन्वी मां बनने वाली थी और स्वास्थ्य भी सही नहीं था उसका। तुषार का परिवार खेती बाड़ी वाला था, सब गांव में रहते थे। नातिन टिन्नू के जन्म से घर की रौनक और आवश्यकताएं दोनों ही समान रूप से बढ़ती गईं। कुछ दिन तो ठीक चला, पर अब तुषार की लोभी प्रवृत्ति सामने आने लगी थी। मां, अब आपको हमारे साथ ही रहना है। अजमेर का मकान बंद ही पड़ा है, क्यों ना हम उसे बेचकर यहां पर मकान ले लें? हाँ मां, तुषार ठीक ही कह रहे हैं। तन्वी ने पति की बात में सहमति जताई। एक बार तो यह बात सुनकर मैं सिहर उठी। सोचने लगी कि
कितने अरमानों से पति केशव और उसने यह मकान बनाया था, पर संतान के मोह ने उसका मुंह नहीं खुलने दिया और उसने हाँ में गर्दन हिला दी। फिर क्या था, तुषार ने एक दोस्त के माध्यम से मकान का सौदा कराया और तन्वी व तुषार के नाम से पुणे में 3 बेडरूम हॉल का एक मकान ले लिया। मकान में उसकी साज सज्जा में सारी पूंजी निकल गई। अब तुषार घर देर से आता, पीने की लत भी बढ़ गई, दोनों में झगड़े बढ़ने लगे, अप्रोक्ष रूप से उन पर आरोप लगने लगे। उम्र के इस पड़ाव में वह वातावरण मालती जी के लिए असह्य हो गया था। उन्होंने अपने भाई से बात की जो अजमेर में रहते थे। आखिर उनके भाई ने सुझाव दिया कि वे वापस अजमेर रहने आ जाएं। इसीलिए वे अजमेर वापस आई हैं। एक कमरा पहले की कॉलोनी में किराए पर लिया है। सोच रही हैं बची जिंदगी पेंशन के सहारे यहां अपने जाने पहचाने लोगों के बीच गुजर जाएगी। उनकी आंखों से बहती अश्रुधार और हिचकियों के बीच मेरी भी आंखें सजल हो उठी। तो यह थी कहानी जो जिसका शीर्षक है आज मालती तिवारी मिली थी। और ये वृद्ध अवस्था को उसकी जो व्यथा है उनको बिल्कुल सार्थकता से चिंतन से हमारे समक्ष रख रही हैं। और मुझे ये लगता है कि जब तक इतनी मजबूरी ना हो कि घर बेचने के अलावा कुछ और रास्ता है नहीं, बड़े बूढ़ों को अपना घर कभी नहीं बेचना चाहिए और ना ही जीते जी किसी के नाम करना चाहिए। कभी भी नहीं, यह गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। हम मानते हैं कि हमारे बच्चे भरोसे वाले हैं, हमारे बच्चे हमें बहुत प्यार करते हैं, लेकिन समय पर किसी का काबू नहीं होता। समय बदलने से, वो कहते हैं ना कि अगर ग्रह बदल गए तो सब बदल जाते हैं। तो जो बार बार सरकार भी यही कहती है, कुछ भी हो जाए आप अपनी प्रॉपर्टी अपने किसी बच्चे को नाम ना करें जब तक आप जीवित, भले आप विल करके रख दें, लेकिन जीते जी कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या छत की आती है। एक छत के लिए क्या क्या नहीं सुनना पड़ता। तो इसलिए कभी भी भावनाओं में बहकर यह कदम नहीं उठाना चाहिए। क्योंकि अब कहते हैं ना, अपनी छत के नीचे 2 रोटी भी सूखी भी मिले तो बहुत अच्छा है, कम से कम सुकून से तो आप खाएंगे। कोई हमें घूर तो नहीं रहा, कोई हमें कमेंट तो नहीं कर रहा, कोई हमें डांट तो नहीं रहा। तो इसलिए शिक्षा भी लड़कियों के लिए इसलिए जरूरी है, क्योंकि मुझे लगता है लड़कियों के पास सब कुछ है, कमा रही हैं सब कुछ, पर वो एक घर नहीं बना पाती अपना जीवन में, और जिसके लिए उन्हें बहुत कुछ सहना पड़ता है। तो अंत में बुढ़ापे में जब पहुंचते हैं हम और हमारा अपना घर होता है, तो क्यों उस घर को हम किसी को दे दें जिसको हमने पाई पाई करके मेहनत करके बनाया। तो कभी किसी की बातों में ना आए, चाहे वो आपका राम जैसा बेटा क्यों ना हो या कोई बहुत ही सज्जन आपकी बेटी क्यों ना हो, ना दें, प्लीज ना दें। तो ये बहुत बड़ी उन्होंने जो कहानी है, बहुत ही सरल कहानी है और सरल ही होनी चाहिए। सीधे सीधे मैसेज मिलना चाहिए कि क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल अपना घर तो कभी नहीं बेचना चाहिए और ना ही किसी के नाम करना चाहिए। तो बहुत धन्यवाद आपको दीदी इतनी सुंदर कहानी लिखने की, क्योंकि एक शिक्षिका है तो वो समझती हैं क्या करना चाहिए और क्या नहीं। चलिए अब बहुत जल्दी से मैं चलती हूँ उनकी दूसरी कविता। मैं देख रही हूँ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं रेणुका आनंद जी, उमंग सरीन जी, प्रभात रंजन जी, और अभी अभी मुझे लगता है मंजू चौहान जी देख रही हैं, वीना मित्तल जी दी देख रही हैं। सबका स्वागत करती हूँ और
चलिए बढ़ती हूँ, उनकी जो दूसरी रचना लेकर आई हूँ, जो मुझे छंद बहुत पसंद है, कुंडलिया छंद लेकर आई हूँ, तो उसे मैं गाकर सुनाऊंगी। बहुत अच्छी समय सामयिक वो रचनाएं लिखती हैं। तो मैं उनकी 2 कुंडलियां आपके समक्ष रखूंगी, हो सका तो तीसरी भी रख दूंगी, लेकिन पहले 2 क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छे। देखिए, एक जो आज की पीढ़ी के लिए, तो ये देखिए वो उनकी उम्र कितनी है, लेकिन वो बात वही करती हैं जो आज जरूरी है। तो देखिए, आप भी मानेंगे इस बात को। सुनिएगा कितनी अच्छी कुंडलिया है। रील बना कर कह रहे झूठी सच्ची बात, अनजाने ही लत लगी, देख रहे दिन रात। तो रील के ऊपर उन्होंने ये अपनी कुंडलिया लिखी है, जो बहुत सच है। हम पागलों की तरह रील बना रहे हैं, रील देख रहे हैं और अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। फिर से दोहराती हूं, देखिएगा। रील बना कर कह रहे झूठी सच्ची बात, अनजाने ही लत लगी, देख रहे दिन रात, देख रहे दिन रात, बड़े बच्चे अब सारे लगे इधर ही ध्यान जरूरी, काज बिसारे, बनता कुसुम भविष्य बड़ों की बात हृदय धर, समय न हो बर्बाद सदा ही रील बनाकर, सदा ही रील बनाकर। तो नमस्कार प्रतीक्षा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ उपस्थित हैं परम आदरणीय कन्हैयालाल ब्रह्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज आपके समक्ष, सुषमा श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत। तो मैं आज अपनी गुरु और बहुत ही बड़ी शिक्षाविद पुष्पा शर्मा कुसुम दी की आज एक कहानी और 2 कविताएं लेकर आई हूँ, और उनकी कुंडलियां मैंने प्रस्तुत की दूसरी रचना के तौर पर। जो रील हम बना रहे हैं, और सच में ये हो रहा है आजकल, हर कोई सोचता है कि रील बनाकर हम बहुत पैसे कमा सकते हैं या बहुत प्रसिद्ध हो सकते हैं, और वो इस चक्कर में बहुत झूठी सच्ची जानकारियां उसमें देते हैं बिना किसी प्रमाण के, और अपना समय भी व्यर्थ कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं बच्चे, बड़े भी उसी में लगे हुए हैं। तो उस पर उन्होंने कटाक्ष किया है कि बिल्कुल। चलिए एक और उनकी कुंडलिया मैं सुनाती हूं, जो उसमें भी आपको एक संदेश मिलेगा। करें दिखावा लोग सब, रहे सत्य को भूल, ब्याज चुकाए कर्ज का, चुका ना पाए मूल, चुका ना पाए मूल, आँख भर भर कर रोए, रहते चिंता मग्न, शांति सुख दोनों खोए, कुसुम हुए भयभीत सेठ का आज बुलावा, पछताते दिन रात लोग जो करें दिखावा, करें दिखावा।
तो बिल्कुल इसमें उन्होंने एक तरह से ईएमआई पर जो सामान हम आजकल खरीद रहे हैं, जो होड़ लगी है और जो दिखावा हम कर रहे हैं, उस पर बात की है कि हम दिखावे के लिए कर्ज लेकर ईएमआई लेकर फ्रिज, कार, ये वो सब खरीद रहे हैं और ये भूल जाते हैं कि बाद में चुकाना हम ही को है। और जब चुकाने का समय आता है तो रातों की नींद भी उड़ जाती है और फिर आपने देखा है बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं भी हो रही हैं इस कारण से। तो कहीं ना कहीं ये समाज का जो है प्रेशर है कि नहीं, हमारे पास बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, ये सामान वो सामान होना चाहिए। तो ये सब थोड़ा सोच समझ के हमें करना चाहिए। तो ये भी एक बहुत ही सार्थक कुंडलिया थी जिससे बहुत अच्छा हमें संदेश मिला। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आदरणीय गिरधारी खंडेलवाल जी जुड़े हैं। खंडेलवाल, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका सर। और प्रतीक्षा जी बिल्कुल धन्यवाद आपका। ज़रूर जब मिलेंगे तो पार्टी भी करेंगे। और एक और थोड़ी हट के मैं उनकी कुंडलिया प्रस्तुत कर देती हूँ जो फागुन के दृश्य को दर्शाती है। तो अभी मार्च ही चल रहा है, आज लास्ट है मार्च का दिन, तो ये चल सकती है। तो चलिए सुनाती हूँ फागुन का जो उन्होंने दृश्य रखा है। फागुन दृश्य सुहावने फैल रहे जहूं ओर, खिले सुमन है क्यारियां, मधुप मचाए शोर, मधुप मचाए शोर, कलिन राहों में घूमे, करती पिक मृदुगान आम्र डाली पर झूमे, कुसुम रंग गुलाल लिए सब गाते गुनगुन, छाई अजब बहार सुहाना लगता फागुन, सुहाना लगता फागुन। तो बिल्कुल फागुन की तो बहुत ही अलग खुशबू ही अलग है। जो ये मार्च का महीना आता है तो उसमें खुशबू आ जाती है अपने आप ही, रंगों की, गुलाल की, गुंजिया की और साथ में ठंडाई की। वो वातावरण को देखकर ही लगता है कि हाँ, गुंजिया खाने का मन कर रहा है, ठंडाई पीने का मन कर रहा है, रंग खेलने का मन कर रहा है। तो बिल्कुल उन्होंने जो दृश्य रखा है, फूल खिलते हैं बहुत सुंदर सुंदर, और बिल्कुल गांव में तो कोयल भी सुनाई देती है और आम्र की डालियों पर झूमती हैं। बहुत सारे दृश्य उन्होंने रखे। तो आज के लिए बस इतना ही, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपनी कहानी और कविताएं शेयर की मेरे साथ। आप भी अपनी कविताएं शेयर कीजिएगा, मैं ज़रूर उसे सुनाना चाहूँगी। एक कहानी दो कविताएं, शर्त यही है, कार्यक्रम का नाम भी यही है। और अगली बार लेकर आऊँगी एक और साहित्यकार की एक कहानी दो कविताएं। आना मत भूलिएगा। आप आते हैं तो सुनाने में मज़ा आता है। अब मैं आपको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ आपकी उपस्थिति के लिए। फिर मिलूंगी अगले मंगलवार को इसी कार्यक्रम में शाम 7 बजे। एक कहानी दो कविताएं। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।